हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द न्यूक्लियस ऑफ केमिस्ट्री। तो आज क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, उसका लेक्चर नंबर 13 है ये। और मैंने आपको बताया था कि अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है सॉल्ट्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्ट्स का डिस्क्रिप्शन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, इससे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब हमारे सिलेबस में जो कॉमन सॉल्ट हैं जो अपने को समझने हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। उनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनके यूजेस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सॉल्ट दिया गया है वो है कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग डेली घर में इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो कॉमन सॉल्ट है, उस कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, याद कीजिए NaCl से हम लोग उसको बोलते हैं। बहुत छोटी क्लास से ही आपको बता दिया जाता है कि घर में हम लोग जो नमक इस्तेमाल करते हैं वो नमक का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं NaCl। Na सोडियम है, क्लोरीन है हमारे पास Cl, दोनों को कंबाइन करेंगे तो केमिकल फार्मूला जो हमारे पास NaCl आया है, कॉमन सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड NaCl को ही हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम लोग जो घर पे सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो नमक इस्तेमाल करते हैं, मेनली मैक्सिमम जो ब्रांड घर में इस्तेमाल होता है वो टाटा नमक इस्तेमाल होता है ना। आपने ऐड भी देखा हो टाटा नमक, देश का नमक। तो ये मैक्सिमम घरों में जो है जो ब्रांड इस्तेमाल हो रहा है वो टाटा नमक ही इस्तेमाल हो रहा है। तो वो जो टाटा नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में, जो सब्जी बनाने में इस्तेमाल होता है, वो बेसिकली जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहाँ से है, सी वाटर से है। सी वाटर को क्या काम किया जाता है, बड़े बड़े ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, उनके अंदर सी वाटर को भर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है। और फिर सनलाइट की हेल्प से जब वो पानी धीरे धीरे करके इवेपोरेट होता है, तो इवेपोरेशन के बाद हमारे पास जो है सॉल्ट बचता है, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है। और भी कई सॉल्ट इसके अंदर मिक्स होते हैं। बाद में क्या काम किया जाता है, ये जो सॉल्ट मेरे को मिलता है, इसको प्लांट में ले जाया जाता है। प्लांट में ले जाने के बाद इसका प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन करने के बाद इसमें आयोडीन की कुछ क्वांटिटी डाली जाती है और फाइनली पैक करके सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारा सी वाटर के थ्रू सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, प्रिपरेशन होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड एक और फॉर्म में भी आपको मिलता है, रॉक सॉल्ट के रूप में। रॉक सॉल्ट के रूप में भी हम लोगों को सोडियम क्लोराइड मिलता है। हम लोग जो घर में लाहौरी नमक या फिर सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं या फिर ब्लैक सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके रॉक सॉल्ट होते हैं। ये रॉक्स में आपके जो है क्रिस्टल्स के रूप में आपके जमा हो जाते हैं ये सॉल्ट, और उनको माइनिंग के थ्रू, जैसे हम लोग कोल की माइनिंग करते हैं उसी तरीके से सॉल्ट की माइनिंग की जाती है। और माइनिंग के थ्रू क्या काम किया जाता है, इस रॉक सॉल्ट को बड़े बड़े ब्लॉक्स के रूप में बाहर निकाला जाता है और फिर उनको पीस कर छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। इस तरीके से अपने को क्या मिलता है, कॉमन सॉल्ट मिलता है। अब आपने देखा होगा कि सी वाटर से जो हम लोग सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं उसका कलर एकदम प्योर वाइट होता है, लेकिन जबकि रॉक सॉल्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका कलर वाइट नहीं होता। इसमें जो वाइटिशनेस है वो क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़। इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं सोडियम क्लोराइड के अंदर, जिसकी वजह से इनके क्रिस्टल्स का जो कलर है वो या तो आपने देखा होगा रेडिश ब्राउन कलर का होता है या फिर आपने देखा होगा हल्के से ब्लैक कलर का होता है। ये इम्प्योरिटीज़ की वजह से होता है। ऑल्दो वो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं मैक्सिमम कंडीशन में हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होती हैं, इसलिए रॉक सॉल्ट इज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है किसके कंपैरिजन में, सी सॉल्ट के कंपैरिजन में। आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो रॉक सॉल्ट को ज़्यादा रिकमेंड कर रहे हैं, और ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए बोला जाता है कि उनको रॉक सॉल्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए, सी सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सी सॉल्ट के अपने ड्रॉबैक्स हैं। ओके, नाउ चलिए एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप घर पे पता कीजिएगा कि हम लोगों के घर पे आपने देखा होगा कि जब व्रत रखते हैं, मम्मी वगैरह हैं या आपके घर पे कोई भी बड़े लोग हैं, जब व्रत रखते हैं तो सी सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। रॉक सॉल्ट, जिसको हम लोग सेंधा नमक या फिर लाहौरी नमक बोलते हैं, उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। आज आप पता कीजिएगा कि जब व्रत होते हैं तो उस समय रॉक सॉल्ट का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, सी सॉल्ट का हम लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते। जानने और समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही जानकारी वाला क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हमारे पास है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट।
तो अब कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो इन कॉमन सॉल्ट से डिराइव्ड हैं? तो सबसे पहला आता है हमारे पास जो कॉमन सॉल्ट से प्रोड्यूस किया जाता है वो है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को हम लोग NaOH बोलते हैं। NaOH का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम क्या है कास्टिक सोडा, ये NaCl का ही डिराइव्ड यूनिट है। NaCl की हेल्प से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर जिसको हम लोग CaOCl2 के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर थर्ड है हमारे पास बेकिंग सोडिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको NaHCO3 के नाम से भी जाना जाता है। एंड फाइनली फिर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में फोर्थ है हमारे पास सॉल्ट वॉशिंग सोडा जो कि होता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और .10H2, इसलिए हम लोग उसका नाम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब H2 और डेका का मतलब 10। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है, Na2CO3.10H2O। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्ड, मैं आपको बताऊंगा कास्टिक सोडा और ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या है? अभी मैंने आपको बताया कास्टिक सोडा कॉमन नेम है। कास्टिक सोडा का जो केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको बोला जाएगा नेक्स्ट आता है इसके बाद केमिकल फॉर्मूला क्या है। देखिए बोर्ड एग्जाम में सिस्टमेटिकली अगर लिख के आएंगे ना आप, इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप लिख कर आएंगे तो बहुत अच्छा रहता है। जो कॉपी करेक्शन करने वाला होता है तो वो आपकी कॉपी को जब चेक करता है, जब वो देखता है सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है, तो बिना किसी देरी के वो बड़े आराम से आपको फुल मार्क्स जो है वो आपको रख देता है, आपको दिक्कत नहीं आती। तो केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, सोडियम का केमिकल सिंबल क्या है हमारे पास, Na। वैलेंसी कितनी होती है 1। हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH माइनस, OH की भी वैलेंसी कितनी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास NaOH, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हम NaOH को कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखिए इंडस्ट्रियली NaOH का जो प्रिपरेशन किया जाता है वो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कहलाती है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, इसके अंदर क्या काम किया जाता है, कंटेनर लिया जाता है, उस कंटेनर के अंदर हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं और इलेक्ट्रोड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके सेटअप के बारे में। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करते हैं किसका, ब्राइन का। ब्राइन क्या है हमारे पास, ब्राइन का मतलब होता है कॉन्संट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन जो कि एक्वस कंडीशन में लिया गया, यानी पानी के अंदर अगर आपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया हुआ है अच्छी खासी क्वांटिटी में, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार किया है, उसी कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, ब्राइन बोला जाता है। चलिए जानने और समझने की कोशिश करते हैं इसका इंडस्ट्रियल सेटअप क्या है। तो क्या होता है हमारे पास एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर के अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग ब्राइन की एंट्री कराते हैं, यानी ब्राइन के लिए ये इनलेट है। जो हमारा आउटसाइड है ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से जो ब्राइन सॉल्यूशन है जिसके साथ में NaOH भी मिक्स होता है, ये यहाँ से आउट होता जाता है। तो ये हमारा एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। सिमिलरली क्या काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक बीच में एक मेम्ब्रेन लगाई जाती है, एक पोरस मेम्ब्रेन लगाई जाती है। इस पोरस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये जो पोरस मेम्ब्रेन है ये आयंस को अपने अंदर से पास हो जाने देती है, यानी जो भी आपके अंदर इसके अंदर आयंस प्रोड्यूस होंगे वो आपके लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्या हो पाएंगे, सेपरेट हो पाएंगे। और जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर आपने दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं ताकि ये दो अलग अलग सेल के रूप में सेपरेट हो पाए, इसलिए हमने बीच में क्या लगा रखा है, मेम्ब्रेन लगा रखी है। देखिए पुराना सेटअप क्या हुआ करता था, हम लोग एक साथ लगा दिया करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं एक बीच में मेम्ब्रेन लगा देते हैं ताकि दो अलग अलग आपके सेटअप हो जाएं। एक हमारा एनोड वाला एरिया अलग बन जाए, कैथोड वाला एरिया आपका अलग बन जाए। तो अब देखिए ज़रा समझिए, अब इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर क्या काम किया गया है, ब्राइन का सॉल्यूशन इन कराया गया है। याद कीजिए अभी मैंने क्या बताया था आपको, ब्राइन क्या होता है, कॉन्संट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। जैसे ही आप कॉन्संट्रेटेड NaCl एक्वा सॉल्यूशन को इसके अंदर फिल करोगे, जो हमारे पास NaCl है वो डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और Cl- में। तो यहाँ पर आपको सोडियम प्लस और कौन से आयन मिलेंगे, Cl- आयन मिलेंगे। ओके, अब जैसे ही, क्योंकि आप इसके अंदर आपने ये जो एंटर कराया है, ये जो सॉल्यूशन एंटर कराया है जिसको ब्राइन के नाम से जान रहे हैं, ये कंप्लीट फिल कर दिया आपने। अब देखिए क्या काम करना है यहाँ पर,
ये जो आपको ब्लैक कलर के जो दो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जो दो रॉड्स दिखाई दे रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। समझ लीजिए, ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के लिए हम लोग जिन रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाती हैं आपकी इलेक्ट्रोड्स। यानी ये जो आपकी दो रॉड्स लगी हुई हैं इनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स आर दो सब्सटेंसेस या दो रॉड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई करने के लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। यानी ब्राइन क्या बन गया, हमारा इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है। जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रोड कहलाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अब इस पर्टिकुलर मेटल इलेक्ट्रोड का या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का जो एक टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो कहलाएगा हमारा एनोड, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो कहलाएगा हमारा कैथोड। तो एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, जो कैथोड है हमारा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। अब जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो भी डिसोसिएट हो जाएंगे। उनके अंदर भी क्या होगा, हमारे पास H+ आयन बनेंगे और OH- आयन बनेंगे। तो यहाँ पर आपको OH- आयन और एक आयन और मिलेगा जिसको हम लोग H+ आयन के रूप में जानेंगे। तो ये OH- आयन और एक आयन और मिलेगा यहाँ पर आपको H+ आयन। अब देखिए क्या होगा, समझिए ज़रा। ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोड है एनोड, ये कैसा इलेक्ट्रोड है, हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। आप तो जानते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पर आपके अपोजिट चार्जेस कौन कौन से, एक तो Cl- है और जो हमारे पास में H+ है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। OH- है, Na+ है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। H+ क्या है हमारे पास, ये भी पॉजिटिव आयन है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो H+ आयन है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेगा। तो ये आप देखिए एरो बनाया हुआ है, और ये कौन से आयन है आपके, H+ आयन है। तो H+ आयन किसकी तरफ भागेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। जो हमारे OH- आयन है ये किसकी तरफ भागेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे। यानी जो नेगेटिव आयंस हैं आपके वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, जो पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, एक दूसरे को करेंगे न्यूट्रलाइज। देखिए कैसे न्यूट्रलाइजेशन होता है ये भी समझ लीजिए। जब H+ आयन इधर जाएगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट है वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में होंगे। ये H+ आयन इस रॉड से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और H+ से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का एटम क्योंकि अनस्टेबल होता है, दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और H2 क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होती है। यानी जो आपका कैथोड वाला एरिया है वहाँ से कौन सी गैस लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, कौन सी गैस बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज होती है, कैथोड वाले एरिया से रिलीज होती है। अब जब आपके Cl- आयन इधर आएंगे, जो आपका ये इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जबकि Cl- के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा इस पर्टिकुलर एनोड को, और जैसे ही ये डोनेट कर देगा तो क्लोरीन का आपका जो है न्यूट्रल एटम बचेगा। अगेन क्लोरीन का न्यूट्रल एटम क्योंकि अनस्टेबल है, ये एक और क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, Cl2 गैस। यानी जो आपका एनोड वाला एरिया है वहाँ पर कौन सी गैस रिलीज होगी, आपकी क्लोरीन गैस रिलीज होगी। तो एनोड वाले एरिया से आपकी क्लोरीन गैस रिलीज होगी, कैथोड वाले एरिया से आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और इस तरीके से आपका ये जो पर्टिकुलर सेटअप है वहाँ पर क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। इसके साथ साथ अब क्या बच गया है सॉल्यूशन के अंदर, Na+ आयंस बच गए हैं और OH- आयन बच गए हैं। अब ये जो Na+ और OH- आयन हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, वेरी गुड, आपको समझ आ गया होगा कि Na+ और OH- आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, NaOH यानी कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, जो हमें चाहिए। तो आई होप ये पूरा का पूरा सेटअप जो है, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं वो भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए
इस पूरी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या है इस पूरी प्रोसेस के लिए? ये जो ब्राइन सॉल्यूशन लिया है वो कौन सा सॉल्यूशन है? हमारे पास NaCl एक्वा सॉल्यूशन है। इस NaCl एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें वाटर भी होगा लिक्विड कंडीशन में। जैसे ही हम लोग ये लेंगे, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास कराएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलेगा, एक्वा सॉल्यूशन। एनोड पे मिलेगी आपको क्लोरीन गैस और कैथोड पे मिलेगी आपको कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आप NaCl प्लस H2O गिब्स और एरो के ऊपर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या मिल जाएगा आपको? NaOH एक्वा सॉल्यूशन विद क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। उसकी केमिकल रिएक्शन है किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा की। ओके, नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई, इस प्रोसेस को एक और नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग जानते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। यानी ये जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है जिससे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका एक और नाम भी है और वो नाम क्या है हमारे पास? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इस क्लोर एल्कली प्रोसेस का मतलब क्या है समझिए। आपने जो अभी रिएक्शन पढ़ी उसमें देखिए क्लोरीन गैस बन रहा है। क्लोरीन गैस की वजह से यहां पर नाम क्या आ गया? क्लोर। तो क्लोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरीन। नाउ एल्कली, एल्कली क्या होता है? वाटर सॉल्युबल बेस। एक ऐसा बेस जो पानी में डिसॉल्व हो सकता हो वो क्या कहलाता है? एल्कली। तो NaOH देखिए एक्वस कंडीशन में बना है, यानी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बहुत पहले से जानते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस है। एक्वस कंडीशन में यानी पानी के अंदर डिसॉल्व है, यानी इसका मतलब NaOH कैसा है? एक ऐसा बेस है जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। और क्योंकि ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है इसलिए क्या कहलाएगा? एल्कली। तो क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान क्लोरीन और एल्कली यानी वाटर सॉल्युबल बेस दोनों का प्रिपरेशन हो रहा है, इसलिए इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम लोग किस नाम से जानेंगे? क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जानेंगे। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ब्लीच करने में इस्तेमाल हो, यानी किसी चीज़ का डीकलराइजेशन करने में हेल्प करे, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नेम होता है? याद कीजिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आपसे अगर पूछता है कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो नाम क्या आपने याद किया था? कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन यानी O, और इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लोराइड यानी Cl। तो हमें अगर सिंपली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? CaOCl। अब वैलेंसी को जब आप बैलेंस करेंगे तो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल नेम क्या है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? CaOCl2। इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से जो आपने क्लोरीन गैस जनरेट की है, इस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है किसमें? ब्लीचिंग पाउडर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। यहाँ पर जो स्लेक्ड लाइम होता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ड्राई कंडीशन में लेते हैं यानी पानी के अंदर नहीं होना चाहिए, ड्राई स्लेक्ड लाइम पर जब आप क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो क्या मिल जाता है आपको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाता है, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गया? ऑन पासिंग क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। नाउ व्हाट इज स्लेक्ड लाइम? स्लेक्ड लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग ड्राई कंडीशन में लेंगे यानी पानी या मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और इस पर जैसे ही क्लोरीन गैस पास कराई जाएगी, एटम्स के रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या होगा? ये जो कैल्शियम है ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ कंबाइंड होकर क्या बना देगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। बाकी के बचे हुए हमारे जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है ये कंबाइंड होके क्या बना देंगे? वाटर मॉलिक्यूल। तो एक बन जाएगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर, और एक बन जाएगा हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? H2O, जिसको हम लोग वाटर के नाम से भी जानते हैं। यूज़ क्या है इसका? तो देखिए मैंने पहले ही बताया ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या है? ये डीकलराइज करने में के बेसिकली काम में आता है, और ये एक डिसइंफेक्टेंट भी है, यानी ये जर्म्स को किल करने के काम में भी आता है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है? हमारे पास जो रॉ क्लोथ्स होते हैं, जो पुराने क्लोथ्स होते हैं, उनकी रिसाइकलिंग की जाती है, और रिसाइकलिंग करने के दौरान हमें क्या करना होता है? उनको डीकलराइज करना होता है। तो डीकलराइज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जा
सकता है। पेपर इंडस्ट्री के अंदर वुड पल्प को डीकलराइज करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। एक और काम है इसका, मैंने अभी आपको बताया, ये डिसइंफेक्टेंट है, यानी ये जर्म्स को किल करने का काम करता है। तो ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। एक और काम है इसका, ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से भी क्या होता है, इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज हमने NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl और ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का डिटेल्ड डिस्कशन किया। आज मैंने आपको NaOH का कंप्लीट डिटेल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछिए, मैं आपको डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और फिर फाइनली हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जाना कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, इनके यूजेस क्या हैं, इनके एप्लीकेशन क्या है, ये हमने समझे। अब कल के जो वीडियो लेक्चर, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा हमारे पास, उसमें हम लोग बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते रहिए इसी तरीके से, चैनल को के साथ सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़, आप वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए सेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।